चलिए अगला सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर आपका 15 है। पहला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 243 ऑप्शन बी। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि यहाँ पर आप इसको 24 अप्रैल कर लीजिएगा। जानते हैं कि पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ है। यह पंचायती राज से संबंधित है और मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया। और 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और 74वें में जानते हैं, 74वें तो आपका म्यूनसिपालिटी का है, यानी कि नगर पालिका का। थ्योरी के पार्ट वाले सेक्शन को आप कवर कीजिए, घटना चक्र 2022 एडिशन को। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। 16 चैप्टर की प्लेलिस्ट है, आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। वित्त आयोग की बात की जा रही है राज्य, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वह आर्टिकल नंबर 243 आई होगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 आई के तहत, और ये म्यूनसिपालिटी में जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राम पंचायतों का होता है। और जो नगर पालिका उनके लिए जो 243 वाई के तहत जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। और राज्य वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी होगा, विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की विशेषता है और पंचायती राज स्वतंत्र लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान होता है। कोई व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत यानी सदस्य यानी कि जो मेंबर्स होते हैं गांव में, ग्राम प्रधान होते हैं, उसमें कई वार्डों में बटा होता है, तो वार्ड मेंबर की बात की जा रही है। तो चाहे वार्ड मेंबर की बात हो या प्रधान इलेक्शन की, दोनों की जो आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए नगर निकाय के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले यह जो आयु है वह 18 वर्ष हुआ करती थी। जो लोग मतदान अब 18 साल के हो जा रहे हैं और मतदान करने के योग्य बन जा रहे हैं, यह आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। तो 61वां संविधान संशोधन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन रहा है। लोकसभा और विधानसभा यानी एमपी और एमएलए का अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। ऑप्शन ए, समवर्ती सूची का। संविधान की 7वीं अनुसूची कौन सी। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका नियमन केंद्र तथा राज्य दोनों कर सकते हैं, केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर। पंचायतों की विस्तार हेतु पेशा एक्ट कब पारित हुआ है। वर्ष होगा 1996, ऑप्शन सी।
पेशा एक्ट 1996। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। इसको दिलीप सिंह भूटिया की अनुशंसा पर लगाया गया था। याद रखिएगा, मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेशा एक्ट जो रहा है वह किस समिति की या किस कमेटी की अनुशंसा पर रहा है, तो दिलीप सिंह भूटिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, या आप कहेंगे पूछा जाता किस मॉडल पर आधारित रहा है, तो आपका लगाना होगा आंसर जो होगा वह होंगे पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था और खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। दूसरी योजना का जो टाइम पीरियड रहा वह 56 से 61 रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्रमुख उपलब्धियां जो रही हैं, राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव सिंदरी उर्वरक कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां रही हैं। स्वतंत्रता पूर्व डॉ एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय रही है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा 10 वर्षीय। स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। भारत में इनका जन्मदिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में 1934 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी। इस पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल की उत्पादन को बढ़ावा देना था? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, गेहूं चावल दाल सभी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 ईस्वी में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चावल गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करना था। इस योजना के अंतर्गत उन्नत बीज वितरण, जल प्रबंधन, कटाई प्रणाली तथा प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऑप्शन बी। देखिए, सीमांत कृषक, लघु किसान, मध्यम, ये सब आप डेफिनेशन पढ़िए। घटना चक्र 2022 एडिशन को अच्छे से कवर कीजिएगा। 16 चैप्टर को कवर कराया गया है, या कोई अदर बुक है तो आप कवर कर सकते हैं। थ्योरी के पार्ट को आप जरूर किसी एक बुक से कवर कर लीजिएगा। सीमांत किसान से हमारा तात्पर्य देश के उन किसानों से है जिनकी कृषि जोत का आकार अर्थात कृषि योग्य जो भूमि है वह 1 हेक्टेयर से कम होती है। वर्ष 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में किसानों की कुल जनसंख्या 67,004 सीमांत किसान परिवार है। लगभग देखोगे तो 67% है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो कुल सिंचित में जो नहर का होगा वह 30%। नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं और नहरों को खोदने को प्रोत्साहन गयासुद्दीन तुगलक जो है प्रोत्साहित करते थे नहरों की खुदाई का। उत्तर प्रदेश का कौन सा आम जनपद कौन सा जो जनपद है वो दशहरी आम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है या सर्वाधिक उत्पादन होता है? दशहरी आम। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, लखनऊ। मलिहाबादी आम। तो मलिहाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित है। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर जो है किया गया था, और यह पंत नगर में होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड की पंत नगर में है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर वर्ष 1960 में की गई थी, और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लाल मिट्टी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, मिर्जापुर झांसी में। यह मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों की अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी होती है, अतः यहाँ गेहूं, चना व दालें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई है? ऑप्शन डी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश में पहली बार सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का प्रादुर्भाव वर्ष 1917 में इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना से हुआ, और वर्ष 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना देश में संगठित दुग्ध विकास कार्यक्रम की ओर से पहला कदम था। तत्पश्चात अगले वर्षों में इलाहाबाद 1941, वाराणसी 1947 और कानपुर में 1948, हल्द्वानी 1949 में और मेरठ 1950 में दुग्ध संघों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सही जवाब होगा मथुरा। प्रदेश की विभिन्न जिलों में वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन बी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, और इन सभी का जो सीरियल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जिले हैं। नेपाल के साथ 579 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश से साझा होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना तथा स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? ऑप्शन ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत निम्न कार्य योजनाएं जो है वो कार्यरत हैं। पहली है संपूर्ण अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1980 से 85, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980, ग्रामीण खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 का, और जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। ग्रामीण ग्रुप जीवन बीमा योजना 15 अगस्त 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसंबर 2000 की रही। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001। काम के बदले अनाज 2001 और मनरेगा योजना 1 फरवरी 2006। अब काम के बदले अनाज 1977 की भी है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जो ऑप्शन देगा अब लगाइएगा अपने हिसाब से, क्योंकि विशेष वर्ग के लिए विशेष दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 ईस्वी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना है। कस्तूरबा गांधी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा में वृद्धि करना और 2007 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया। वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 तक संचालित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा इन सब के लिए क्या अभी भी बिल पेंडिंग है, पास नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा केवल और केवल जो प्रधानी इलेक्शन होता है, प्रमुखी हो गया, जिला पंचायत सदस्य, यानी जो आपकी नगर पालिका वगैरह है, तो पंचायती राज संस्थानों में ही महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। पंचायती राज संस्थानों में भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। आर्टिकल 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% का प्रावधान है। कम से कम बात की गई है, यानी नाट लिखा गया है संविधान में, नॉट लेस देन 1/3, यानी 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। किसी राज्य में आप देखते हैं 50% की भी बात की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने वाला पहला जो राज्य रहा है वह मध्य प्रदेश रहा है, और 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बिहार रहा है। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना, कौन सी योजना है? मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। किस लिए होगा? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण हेतु। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में लागू हुई। मिड डे मील योजना का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। अप्रैल 2002 में यह योजना सभी प्राथमिक विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है लागू है। इसके बाद यह उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 8 तक लागू कर दिया गया। सितंबर 2004 से इस योजना के अंतर्गत 450 कैलोरी कितनी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बनारस में 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1916 ईस्वी में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना।
जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया? किसकी स्मृति में? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की थी। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जमुना खां दड़िज मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सरक यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। भारत की पहली कपास मिल कौन सी? भारत की पहली कपास मिल दैट इज सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता, ऑप्शन ए। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना पोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में 1818 ईस्वी में, जूट कारखाना रिसरा जो कि पश्चिम बंगाल में 1854 में, ऊन मिल कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित 1870 में, और कागज उद्योग पहला देश का श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल का 1812 में। तो 25 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है, यानी सेट नंबर आपका 15 कंप्लीट हुआ। और कुछ स्पेशल नोट को यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर भी जनगणना 2011 से संबंधित कुछ डाटा दे रखे हैं, बार बार आप पढ़ते रहते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? स्तर यहाँ पर समझो तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी। बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला समिति। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। मध्य प्रदेश में खंड स्तर पर पंचायत समिति को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत पश्चिम बंगाल का आंचलिक पंचायत है, तमिलनाडु पंचायत संघ और गोवा में तालुका परिषद कहा जाता है। किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? ऑप्शन ई, नागालैंड। नागालैंड राज्य में पंचायत राज का गठन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 243(1) के अनुसार इस भाग को कोई बात अनुच्छेद 244 की प्रखंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इस भाग की कोई बात निम्नलिखित में लागू नहीं होगी। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम आप समझ सकते हैं लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायती राज में कोई आरक्षण नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो आरक्षण क्यों होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 का रहा है, इस दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। और जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई वो हरिपुरा अधिवेशन रहा है,
1938 का है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना जो मैगजीन आती है तो यह नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन सी। योजना पत्रिका का प्रकाशन नीति आयोग के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। और इंग्लिश में आप पढ़ते हो नीति आयोग, ठीक है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही लोग याद कर लेते हैं। हिंदी में भी है तो नेशनल हो जाएगा, राष्ट्रीय, ठीक है। इंस्टीट्यूशन संस्थान होगा, और टी से यहाँ पर जो होगा दैट इज परिवर्तन यानी ट्रांसफार्मिंग, और आई से इंडिया, तो इंग्लिश में कहोगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। भारत में योजना की अवधारणा को 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया, क्योंकि 15 मार्च 1950 को ही योजना आयोग का गठन किया गया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन सी एम.एन. रॉय ने। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गाडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिस कारण से गाडगिल योजना कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना, श्वेत क्रांति का उद्भव, भारत पाकिस्तान युद्ध आदि प्रमुख कार्य हुए थे। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी रही है? ऑप्शन बी तृतीय। प्रदेश में पान उत्पादन यानी पान के लिए जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वह कौन सा है? तो पान के लिए सिंपली महोबा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। पान भारत के इतिहास एवं परंपराओं से गहरे से जुड़ा है। यूँ तो इसका उद्भव स्थल मलाया द्वीप को माना जाता है, लेकिन इसकी अच्छी किस्म उत्तर प्रदेश की महोबा जिले में पाई जाती है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन सी इटावा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा है। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन का कार्य चंबल नदी द्वारा किया जाता है। चंबल नदी द्वारा अपने दोनों सिरों पर बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कैश क्रॉप कौन सा है? नकदी फसल। नकदी या कॉमर्शियल जो भी पूछा जाए आपको गन्ना लगाना होगा। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का गन्ना की उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जहां चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नकदी फसल है वह गन्ना ही है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर गन्ने में भी है और आलू में भी है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, दैट इज 1 और 3, गन्ना एवं आलू। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया है किस नाम पर रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। और वहाँ लोकल में अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को लोग कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि जानते हैं जो काकोरी षड्यंत्र रहा 9 अगस्त 1925 का, अब तो काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल कर जो है वो काकोरी एक्शन ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये चीज़ें सारी आप अपडेट होते रहिए। तो उसी दौरान जो है चंद्रशेखर निकल गए थे और अल्फ्रेड पार्क में जो है अपने को वहाँ पर बोला कि अंग्रेज़ों से हाथों से अच्छा मरना है क्या, मैं खुद को ही गोली मार लूँ। तो वहाँ पर आज़ाद हुए थे
शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो ये याद रखिएगा, इतना याद रखिए एल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो प्रयागराज में है। नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। वर्ष 1870 में शक-कोवर्ग के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज के दौरे पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का जो है निर्माण किया गया, जो शहर की अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइन्स के केंद्र में स्थित है। वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीरगति प्राप्त हुई और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुई और वर्तमान में इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वह कौन सा है? सही जवाब होगा कजरी। कजरी वर्षा ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है और कजरी जानते हैं यह मिर्जापुर रीजन का है, याद रखिएगा। खासकर यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा बाड़ी 2021 वाले एडिशन को आप अच्छे से कवर कीजिए। जो 535 MCQ का मास्टर वीडियो है वहाँ पर कवर कर सकते हैं। या सिंपल यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए UPG की परीक्षा बानी बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वीडियो नंबर 1 पर आएगा, आप वहाँ पर देख सकेंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। सूची 1 लोकगीत है, दूसरा यहाँ पर क्षेत्र। तो कौन सा लोकगीत किसी क्षेत्र का है आपको बताना है। बिरहा ये पूर्वांचल का होगा, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी जो है यह मिर्जापुर अवधि का होगा। तो यहाँ पर आप मिलाएंगे तो ए का 3, यहाँ पर ऑप्शन ए आप एक ही मिला देंगे। यदि आप 100% आज पक्का है, श्योर है, तो ऑप्शन सी आप क्लिक कर ले जाएंगे। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी किया जाता है। बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार की भोजपुरी भाषा क्षेत्र में प्रचलित है। रसिया ब्रज क्षेत्र में होली पर गाए जाने वाले लोकगीतों का एक प्रकार है जो मुख्यतः भगवान कृष्ण व राधा जी के प्रेम पर आधारित है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा जिला है और यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन दैट इज अमृत का संबंध किसके पुनः चमकाने से है? ऑप्शन ए शहरी अवस्थापना से। अमृत योजना का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। यह योजना 25 जून कब, योजनाओं को खासकर याद रखिए, मुख्य उद्देश्य और उनका डेट। तो 25 जून 2015 को मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारिक संरचना एवं सुविधाओं का विकास करना है। इस योजना के तहत देश के सभी शहरों में जलापूर्ति एवं सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से 5 वर्ष के लिए अमृत योजना पर 5,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। बच्चों और महिला जो गर्भवती हैं उनका प्रतिरक्षण से। मिशन इंद्रधनुष अभियान को केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण करने के लिए चलाया गया है। मिशन इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत सुशासन दिवस के अवसर पर, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 2014 को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसके अंतर्गत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा तथा हेपेटाइटिस बी का रोकने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? ऑप्शन डी 6।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम 1920 का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का 1996। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का 1987 का है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2013 में स्थापित है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापित किया गया है। तो ये 6 हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है वो किया जाता है तो किस बेस पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शौच स्वच्छता। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शौच स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण की पहल करना, ग्रामीण भारत में साफ सफाई की अच्छी आदतों को दैनिक जीवन में बढ़ावा देना, सामाजिक संगठनों को सामुदायिक एकजुटता के लिए प्रोत्साहित करना है। संकल्प परियोजना जुड़ी है किससे? तो संकल्प जो परियोजना है वह किसके समापन से जुड़ी है? तो वह एड्स के समापन से है। ऑप्शन डी। संकल्प परियोजना HIV या एड्स से जुड़ी हुई है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। HIV का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV पद्धति से जांच की जाती है। दुनिया में सर्वप्रथम HIV की खोज अफ्रीका महाद्वीप में की गई थी। विश्व में HIV के सर्वाधिक पॉजिटिव एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है और विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी इलाहाबाद प्रयागराज में। सुधारों के द्वितीय चरण में विद्युत वितरण के लिए पूर्व गठित कानपुर विद्युत वितरण कंपनी सहित 5 वितरण कंपनियों निगमों को गठन किया गया। और जैसे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इलाहाबाद, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ, मध्यांचल वाला जो है ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। जबकि दक्षिणांचल का कहाँ है? तो आगरा में। अगला प्रश्न है कि कलेक्टर के पद का जो सृजन है इसका श्रेय किसे दिया जाता है? यह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग रहे। ऑप्शन बी। कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को गोद निषेध सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा तथा पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर है? वह है नरौरा बुलंदशहर। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। इसकी पहली इकाई 12 मार्च 1989 को संचालित की गई तथा दूसरी इकाई 24 अक्टूबर 1991 को आरंभ हुई। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों 25 प्रश्नों के साथ आपका सेट नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है और प्रत्येक सेट के बाद कुछ नोट दिए गए होते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये भी जनगणना का नोट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही कुछ प्रमुख संस्थाएं दी गई हैं, तो इन संस्थाओं को भी आप देख सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल परीक्षा वानी को जितने MCQ किए गए हैं उनको करवा दिए गए, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट पूरा आप ले लीजिए यहाँ से। और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पूरा 16 कंप्लीट हो जाता है।